हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया, और स्वागत करता हूं आपका द गुरु भैया के इस नए फिजिक्स सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का डिवीजन एक्सप्रेस, और प्रॉमिस करता हूं जितना बोरिंग लगता है नाम से उतना ही मजेदार लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो एक काम करो, माइंड को फ्रेश रखो, दिमाग को थोड़ा फिजिक्स मोड में लेकर के आओ, और चलो शुरू करते हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का रिवीजन एक्सप्रेस। ध्यान दो भाई, सबसे पहले हम लोग इन खूबसूरत आंखों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से हम बात करेंगे इस रंगीन दुनिया के बारे में। ध्यान दो भाई, हम इन खूबसूरत आंखों के अलग अलग पार्ट के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। अब देखो ये कॉर्निया क्या होता है, यहां पे लिखा गया है आई का फ्रंट ट्रांसपेरेंट कवर जहां से लाइट इंटर करती है। जैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा फ्रंट ट्रांसपेरेंट कवर है जहां से लाइट हमारी आंख में इंटर करती है, उसी को क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? आइरिस के बारे में। अब देखो होता क्या है, आइरिस आई का कलर्ड पार्ट होता है जो लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है कि हमारी आंख में कितनी लाइट जाएगी। जैसे होता ही है ना भाई कि किसी का आंख ब्लैक कलर का होता है, किसी का आंख ब्राउन कलर का होता है, किसी का ब्लू कलर का होता है, और रेयर ऑफ रेयरेस्ट किसी का आंख ग्रीन कलर का होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो आई का कलर्ड पार्ट होता है वही क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है, जो लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्यूपिल के बारे में, कि प्यूपिल क्या होता है। अब देखो होता क्या है, यहां पे ये लिखा गया है कि आइरिस के बीच का छोटा होल जिससे लाइट अंदर जाती है वही क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे भाई तो ये किनारे किनारे क्या है? आइरिस है, और ये बीच में तुम्हारा क्या है? प्यूपिल है, जहां से लाइट हमारे आंख में इंटर करती है। कहने का मतलब ये है कि प्यूपिल हमारी आंख का विंडो होता है जहां से हमारी आई में क्या करती है? लाइट इंटर करती है, और प्यूपिल के साइज को इसका बड़ा भाई आइरिस कंट्रोल करता है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद से हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आई लेंस के बारे में। अब देखो होता क्या है, आई लेंस क्या होता है भाई? ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल लेंस होता है जो इमेज कहां पर फोकस करता है? रेटिना पर फोकस करता है। क्लियर है कि नहीं? देखो ये तुम्हारा क्या है भाई? ये तुम्हारा क्या है? आई लेंस है, और ये आई लेंस का क्या काम होता है? ये इमेज बार बार कहां पे बना देता है? रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करता है। कौन? ये आई लेंस, जो कि एक जादुई लेंस होता है। क्यों जादुई, हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सिलरी मसल के बारे में। अब देखो होता क्या है, ये तुम्हारा सिलरी मसल है और ये तुम्हारा सिलरी मसल है। इसका काम क्या होता है? ये मसल लेंस की शेप चेंज करता है और बार बार इमेज कहां बना देता है? रेटिना पे। चाहे नियर बाई ऑब्जेक्ट हो, चाहे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, उसका इमेज हमको बार बार कहां पे चाहिए? रेटिना पे। तो ये सिलरी मसल क्या करता है? इस आई लेंस की शेप को चेंज करके इमेज बार बार कहां बना देता है? रेटिना पे। इसीलिए जादू वाली लेंस होती है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद से हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? रेटिना के बारे में। रेटिना हमारे आई का स्क्रीन होता है। ये क्या है भाई? ये स्क्रीन है जहां पे क्या बनता है? जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, रेटिना पे दो सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? रॉड नाम का सेल और कोन नाम का सेल। अब ध्यान से देखना, जो रॉड नाम का सेल होता है ये लो लाइट में सेंसिटिव होता है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, अगर ये रॉड का सेल लो लाइट में सेंसिटिव होगा तो ये नाइट विजन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? और जो कोन नाम का सेल है ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है, और ये कलर विजन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो भाई, अगर एग्जाम पावर लाइन के बारे में बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ऑप्टिक नर्व के बारे में। अब देखो होता क्या है, अगर ऑप्टिक नर्व के बारे में बात करूं तो यहां पे क्या लिखा गया है? रेटिना से ब्रेन तक इमेज के सिग्नल भेजने वाली नर्व होती है। जैसे यहां पे ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास क्या है? रेटिना है, और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है भाई ये तुम्हारा ऑप्टिक नर्व है। क्या काम करता है? जो भी इमेज रेटिना पे बनता है
उस इमेज के इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उस इंफॉर्मेशन को कहां भेजता है भाई? ये ब्रेन तक भेजता है। ये किसका काम होता है? ऑप्टिक नर्व का काम होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एक्वस ह्यूमर के बारे में। अब देखो ये क्या होता है, ये तुम्हारे पास कॉर्निया है और ये तुम्हारा क्या है? आई लेंस है। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक वाटर जैसा फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है भाई? वाटर जैसा फ्लूइड होता है, जो क्या करता है? जो आई की शेप को मेंटेन करता है और जो आई को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, उसी का नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई और हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर के बारे में। अब देखो ये विट्रस ह्यूमर क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? लेंस और रेटिना के बीच में जेल जैसा फ्लूइड होता है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास क्या है? लेंस है और ये तुम्हारा क्या है? रेटिना है। तो इसके बीच में जो जेल जैसा फ्लूइड भरा हुआ होता है, यही जेल जैसा फ्लूइड क्या कहलाता है? विट्रस ह्यूमर कहलाता है, जो आई को सपोर्ट करता है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा गया? ब्लाइंड स्पॉट। इसका मतलब क्या? देखो ये आई बनाया गया और ये कट। इसका मतलब क्या है? ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का वो पोर्शन होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? इसलिए क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट वो वाला पॉइंट होता है जहां से आई में क्या इंटर करता है? ऑप्टिक नर्व इंटर करता है। अगर यहां से ऑप्टिक नर्व इंटर करेगा तो यहां पे रॉड एंड कोन्स नाम के सेल अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, वो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। अब ध्यान से देखो, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पावर होता है, किसका पावर होता है? आई लेंस का पावर होता है। कौन सी पावर? जिस पावर की मदद से आई लेंस अपने फोकल लेंथ को वेरी कराता है, अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है। ध्यान से देखना, पावर ऑफ एकोमोडेशन आई की वो पावर है जिससे आई लेंस क्या काम करता है? अपनी शेप चेंज करके वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। वही क्या कहलाता है? तुम्हारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ध्यान से देखना कैसे ये काम करता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या होता है? दूर की ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या होता है? सिलरी मसल क्या हो जाता है भाई? सिलरी मसल रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। जब सिलरी मसल रिलैक्स होता है तो आई लेंस थिन हो जाता है। आई लेंस थिन होने का मतलब ये है, ये ऐसा था ऐसा हो जाता है, उसका कर्वेचर कम हो जाता है भाई, वो लेस कर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? लेस कर्व हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? और लेस कर्व होने से उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? तो क्या लिखा गया है? दूर की चीज देखने के लिए लेंस क्या हो जाता है भाई? पतला हो जाता है। दूर की चीज देखने के लिए लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। आगे क्या बोल रहा है? क्लोजर या नियर बाई ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, उसके पास ताकत होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है। क्लियर है ना? अब देखो, जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आई लेंस थिक हो जाता है, उसके पास एक्स्ट्रा कर्वेचर आ जाता है, थिक हो जाता है। देखो यहाँ बर्गर का साइन बनाया गया, बर्गर खा के मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। कौन? आई लेंस। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, फोकल लेंथ क्या हो जाता है? उससे कम हो जाता है, फोकल लेंथ लेस हो जाता है, पावर क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो पास की चीज देखने के लिए लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। दूर की चीज देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है और पास की चीज देखने के लिए लेंस मोटा हो जाता है। क्लियर है ना? अब यहां पे ध्यान से देखो, ट्रिक कैसे याद रखोगे। नियर ऑब्जेक्ट देखना है, सिलरी मसल टाइट हो जाएगा, लेंस थिक हो जाएगा, पावर मोर हो जाएगा। क्लियर है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, मसल लूज होगा, रिलैक्स होगा, लेंस पतला हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये तुम्हारा क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई हम लोग नियर पॉइंट के बारे में कि नियर पॉइंट क्या होता है। ध्यान से देखना, नियर पॉइंट का मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस हमारी आंखों से जहां तक के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं, वो क्या कहलाता है भाई? नियर पॉइंट कहलाता है। और ध्यान से देखना, जो नियर पॉइंट होता है ना, एक नॉर्मल आई के लिए वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब एक नॉर्मल आई अपने आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखे गए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। अगर उससे नजदीक रखोगे तो इमेज क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? इससे ज्यादा पास की चीज होगी तो इमेज क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं किसके बारे में भाई? फार पॉइंट के बारे में कि फार पॉइंट क्या होता है। ध्यान से देखो,
फार पॉइंट का मतलब है कि तुम कितना दूर तक क्लियरली देख सकते हो। तो एक बात ये बताओ, तुम तो चांद तारों को, सन को, इन सबको क्या कर सकते हो, क्लियरली विजिबल कर सकते हो। तो तुम्हारा जो फार पॉइंट होगा वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। क्या होता है भाई, इंफिनिटी। क्या लिखा है, फार पॉइंट वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक आई क्लियरली क्या कर सकता है, देख सकता है। और फार पॉइंट क्या होता है भाई, इंफिनिटी होता है। इससे ज्यादा तो कोई चीज होती ही नहीं, इससे ज्यादा दूर तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो हम लोग जो है ना 25 सेंटीमीटर और इंफिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसको क्लियरली देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। एग्जाम पावर लाइन देखो, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, क्या लिखा है, अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। यहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, नियर पॉइंट मतलब पास की लिमिट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट दूर की लिमिट इंफिनिटी मतलब 25 सेंटीमीटर और इंफिनिटी के बीच में रखा गया हर ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमारा रेंज ऑफ विजन होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। मतलब क्या, आंखों की प्रॉब्लम। क्या है, आंखों की प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, अगर हम नजदीक की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या हम दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या न तो नजदीक की चीजों क्लियरली देख पाते हैं और न तो दूर की चीजों क्लियरली देख पाते हैं, तो उस केस में हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी आंखों में प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है भाई, तुम्हारा मायोपिया। क्या है, मायोपिया। और मायोपिया का मतलब क्या होता है भाई, नियर साइटेडनेस। ध्यान से देखना, नियर साइटेडनेस का मतलब है कि नजदीक की चीज को देख पाओगे और दूर की चीज को नहीं देख पाओगे। मोबाइल चला लोगे, सन को नहीं देख पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। नियर पॉइंट देखोगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाओगे। क्लियर है कि नहीं। होता कैसे है, इमेज रेटिना के आगे बन जाती है भाई, इमेज रेटिना के आगे बन जाती है, इमेज रेटिना पे बनती ही नहीं है। और क्या है, आई बॉल लंबी हो जाती है, लेंस की पावर ज्यादा हो जाती है। क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पे डायग्राम से इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नॉर्मल आई होगी भाई, ध्यान से देखोगे अगर, तो अगर क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल आई होगी, तो नॉर्मल आई के लिए इमेज कहां बनता है, रेटिना पे। लेकिन अगर मायोपिक आई है तो इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंस के पास एक्सेसिव कर्वेचर आ जाता है, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, तो लाइट को ऐसे खच दे मोड़ देता है। कहां पे, रेटिना के पहले ही। क्लियर है कि नहीं। ये पहला कारण ये है। दूसरा कारण हमारा ये है कि हमारा लेंस तो ठीक से काम कर रहा है, हमारा लेंस तो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन आई बॉल ही क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक्सेसिव कर्वेचर होगा, पावर बढ़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक कॉनकेव लेंस। क्या लगाना पड़ेगा भाई, कॉनकेव लेंस। क्यों, क्योंकि अगर डाइवर्जिंग, अगर पैरेलल रेज हमारी आंख में जाएगी तो उसको डाइवर्ट कराएगा, फिर ये अंदर जाएगी तो उसको कहां पे मोड़ेगा, रेटिना पे मोड़ेगा। और इमेज कहां बनवा देगा भाई, कहां बनवा देगा, रेटिना पे। क्लियर है कि नहीं, इस बात को ध्यान समझो भाई। अब यहां पे ध्यान से देखो, ट्रिक कैसे याद करोगे। अगर मायोपिया है तो एम का मतलब क्या, माइनस लेंस। और माइनस लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है भाई, माइनस लेंस होता है। क्या लिखा गया है, दूर की चीज के लिए माइनस लेंस लगाओ, मतलब कॉनकेव लेंस लगाओ देखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से किसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखो। अब बात करेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। ये क्या होता है, ध्यान से देखो। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस, दूर की चीज देख पाओगे, किताब नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई, रीजन क्या है इसका। देखो इमेज कहां बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। कहां बनता है भाई, रेटिना के पीछे बनता है। क्यों होता है, देखो इसका दो कारण हो सकता है। या तो हमारे आई लेंस का कर्वेचर कम हो जाए, या तो हमारा आई बॉल ही क्या हो जाए, छोटा हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो डायग्राम से समझो, अगर नॉर्मल आई होता तो इमेज कहां बनाता है, रेटिना पे। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो इमेज कहां बना रहा है, रेटिना के पीछे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों ऐसा हो गया भाई, या तो इसका कर्वेचर कम हो गया, या तो आई बॉल क्या हो गया, छोटा हो गया। सही कैसे करोगे, कौन सा लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे, तो ये तो मोड़ ही रहा था, ये भी मोड़ेगा। अब दोनों मिलके मोड़ेंगे तो यहां मिलने के बजाय आगे मिल जाएगा, रेटिना मिल जाएगा, तो इमेज कहां बन जाएगा, रेटिना पे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। ट्रिक देखो भाई, ट्रिक देखो। हाइपर का मतलब क्या, देखो हाइपर, पी मतलब क्या, प्लस लेंस। प्लस लेंस का मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो,
पास की चीज को देखने के लिए प्लस लेंस लगाओ भाई, प्लस लेंस लगाओ। अब आगे बढ़ो। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रेस बायोपिया के बारे में, कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। ध्यान से देखो, ये जो प्रेस बायोपिया होता है ना, ये ओल्ड एज प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम नजदीक की चीजों को भी क्लियरली नहीं देख पाते हैं और दूर की चीजों को भी क्लियरली नहीं देख पाते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, एज के साथ हमारा नियर पॉइंट दूर चला जाता है। हमारा नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और एज के साथ वो और दूर चला जाता है, तो नजदीक की चीज देख नहीं पाते हैं, दूर की चीज देख नहीं पाते हैं, ब्लर दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सिलरी मसल कमजोर हो जाता है भाई। सिलरी मसल जो है ना, उसकी जो ताकत होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो सही से काम नहीं कर पाता। काम क्या करना है उसका, आई लेंस को दबाना है, खींचना है, वो काम ही नहीं कर पाता है, पहला। दूसरा ये है, हमारा आई लेंस फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। आई लेंस के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और एज के साथ वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, सही कैसे करोगे भाई, बाईफोकल लेंस लगाओगे। नजदीक की चीज देखने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, अगर नजदीक का चीज देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे। दूर का चीज देखना है तो कॉनकेव लेंस लगाओगे, बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा तुमको। क्लियर है कि नहीं। ट्रिक देखो भाई, प्रेस बायोपिया, पी आ रहा है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, एज के साथ होता है। नजदीक की चीज देखने के लिए, किताब पढ़ने के लिए प्लस लेंस लगाओ, प्लस लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो, मायोपिया, ध्यान से देखो भाई, मायोपिया में नजदीक की चीज दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती है, रेटिना से आगे इमेज बन जाता है, कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो सही हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया की बात करो, दूर की चीज दिखती है, पास की चीज नहीं दिखती है, रेटिना के पीछे इमेज बन जाता है, सही करना है कॉन्वेक्स लेंस लगाओ, प्लस लेंस लगाओ। प्रेस बायोपिया की बात करो, प्रेस बायोपिया में नजदीक की चीज भी नहीं दिखती है और दूर की चीज भी ब्लर दिखती है, ये एज प्रॉब्लम होता है, सही करना है बाईफोकल लेंस लगाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एग्जाम सुपर लाइन, जिसको तुमको एकदम याद रखना है, मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस माइनस लेंस, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस प्लस लेंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। भाई अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। अब देखो होता क्या है, होता यह है कि अगर हमारे पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, और जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, एक सिंगल कलर की लाइट है, और जब ये सिंगल कलर की लाइट किस में इंटर करती है भाई, प्रिज्म में इंटर करती है, तो ये जाती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये किसकी तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है ना भाई। ध्यान से देखो, ये यहां से ऐसे जा रही है इस तरीके से, और ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जब ये क्या होती है, जब ये ग्लास से फिर किस में जाती है भाई, एयर में जाती है, तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है और ये इधर चली जाती है। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा इंसिडेंट रे के जाने का ये डायरेक्शन है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, लेकिन इस प्रिज्म ने क्या किया, इसको ऐसे मोड़ दिया, डेविएट कर दिया, अब ऐसे जा रही है। तो क्लियर, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, और ध्यान से देखोगे तो इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है, इमर्जेंट रे का ये डायरेक्शन है, तो ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिज्म के अंदर होता क्या है, ध्यान से देखो, लाइट इंटर करती है प्रिज्म के अंदर, तो पहले सरफेस पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन, फिर दूसरे सरफेस पे भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन। इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, लाइट नीचे की तरफ मुड़ जाती है, लाइट प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसी मुड़ाव को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुपर इजी ट्रिक क्या है, तुम ध्यान से देखोगे, प्रिज्म में दो बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और इन दोनों रिफ्रैक्शन का रिजल्ट क्या हो जाता है, डेविएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। जहां प्रिज्म है वहां डेविएशन तो पक्का है भाई, होगा ही होगा। क्लियर है कि नहीं। अब तुमको याद क्या रखना है, ध्यान से देखो, लाइट हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड होती है। ध्यान से देखो, लाइट हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ती है, बेस है तो बेस की तरफ मुड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सीक्वेंस तुमको याद रखना है, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को याद रखोगे, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को याद रखोगे, फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस को याद रखोगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और फिर एंगल ऑफ डेविएशन को याद रखोगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आ गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब देखो होता क्या है,
होता यह है कि तुम्हारा व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना हुआ होता है। जो सन से व्हाइट लाइट आती है वो कितने कलर से मिलकर बनी हुई होती है भाई? वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। देखो, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में इंटर करती है तो हर कलर अलग अलग अमाउंट से बेंड होता है। इन 7 कलर में जो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी बेंडिंग कम होती है। ध्यान से देखो, जब ऊपर से नीचे आओगे ना भाई तो वेवलेंथ बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर का होता है। ध्यान से देखो, तो होता यह है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम होती है, और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है तो वॉयलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है। तो होता यह है, लाइट साथ रह ही नहीं पाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं? व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई है। सभी कलर को ये प्रिज्म अलग अलग अमाउंट से बेंड करता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी बेंडिंग कम, जिसका वेवलेंथ कम उसकी बेंडिंग ज्यादा। समझ में आ रहा है कि जो कि आप लिखा गया है, व्हाइट लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग अलग होता है। होता क्या? ध्यान से देखो, रेड कलर की बात करोगे, ज्यादा वेवलेंथ है, उसको कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है तो कम मुड़ती है। वॉयलेट कलर की बात करोगे तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम है तो ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफर होता है तो ज्यादा मुड़ जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, सबसे कम कौन मुड़ा? रेड कलर। सबसे ज्यादा कौन मुड़ा? वॉयलेट कलर। कौन मुड़ा भाई? वॉयलेट कलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को देखोगे, तुमको याद क्या रखना है? याद रखना है, प्रिज्म के बेस की तरफ सबसे ज्यादा कौन झुकता है? वॉयलेट कलर झुकता है, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट कलर का। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है? वॉयलेट कलर की। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसको दिया जाता है? वॉयलेट कलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से तुमको क्या दिखता है? विविग्योर का पैटर्न दिखता है। सबसे ऊपर रेड कलर दिखता है और सबसे नीचे वॉयलेट कलर दिखता है। एग्जाम गोल्ड लाइन तुमको याद रखना है। वॉयलेट लाइट की बात करोगे, मैक्सिमम डेविएट होता है। रेड लाइट की बात करोगे, मिनिमम डेविएट होता है। और ऐसा क्यों होता है? वेवलेंथ की वजह से। क्लियर है कि नहीं? सबको समझ में आ गया है? अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन के प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्वर्टेड प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। देखो होता क्या है, एक्सपेरिमेंट का आइडिया क्या है भाई? न्यूटन ने क्या दिखाया? न्यूटन ने यह दिखाया है कि व्हाइट लाइट पहले से ही 7 कलर की मिक्सचर होती है। प्रिज्म जो है वो लाइट पैदा नहीं करता है, प्रिज्म लाइट क्रिएट नहीं करता है, लाइट बनाता नहीं है, वो केवल लाइट को अलग अलग कर देता है। व्हाइट लाइट पहले से ही 7 कलर में होती है। अब देखो क्या करोगे, कैसे इसको करोगे एक्सपेरिमेंट को। स्टेप क्या है? व्हाइट लाइट को पहले प्रिज्म से पास कराओ भाई। व्हाइट लाइट को पहले प्रिज्म से पास कराओ, ये 7 कलर में टूट जाएगी। क्या लिखा है भाई? तुमको 7 कलर मिलेगा, विविग्योर मिलेगा। अब देखो, तुम जस्ट इसके बगल में एक आइडेंटिकल प्रिज्म रखोगे लेकिन उल्टा कर दोगे। जब ये विविग्योर इसमें इंटर करेगा तो इस 7 कलर को जोड़ के फिर तुमको क्या दे देगा? व्हाइट लाइट दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या लिखा गया है? अब इन कलर्स को उल्टे इन्वर्टेड प्रिज्म से पास कराओगे तो सभी कलर तुमको वापस मिल जाएंगे, व्हाइट लाइट दोबारा बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, नॉर्मल प्रिज्म क्या करता है? व्हाइट लाइट को विविग्योर में तोड़ देता है, रेनबो में तोड़ देता है। इन्वर्टेड प्रिज्म क्या करता है भाई? उस रेनबो को फिर से व्हाइट लाइट बना देता है। इसका कंक्लूजन क्या है कि व्हाइट लाइट में ही 7 कलर होते हैं। प्रिज्म 7 कलर बनाता नहीं है, केवल 7 कलर को तोड़ देता, अलग अलग कर देता है उसको। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा गया, कंक्लूजन क्या है? व्हाइट लाइट कलर का मिक्सचर है। प्रिज्म सिर्फ डिस्पर्सन करता है, कलर क्रिएट नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम में तुम क्या लिखोगे भाई? न्यूटन ने ये बताया है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर के बना हुआ होता है और प्रिज्म क्या करता है? उन 7 कलर को तोड़ता है। उल्टा प्रिज्म रखोगे तो फिर जोड़ भी देगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए भाई। अब ध्यान से देखो, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। भाई रेनबो कैसे बनता है? ध्यान से देखो, अगर तुम रेनबो के फॉर्मेशन के बारे में बात करोगे, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास कौन है? सन है। सन से जो लाइट निकलती है वो किस में इंटर करती है? इस रेन ड्रॉप में इंटर करती है। और रेन ड्रॉप तुम देख रहे हो किसकी तरह दिख रहा है? ये जो रेन ड्रॉप है ये तुमको प्रिज्म की तरह दिखाई दे रहा है। अब देखो होता क्या है, जैसे ये लाइट रेन ड्रॉप में इंटर करती है तो
ये प्रिज्म में मान लो इंटर करती है तो ये किस कलर में टूटेगी? 7 कलर में टूटेगी। ये तुम्हारा रेड कलर है, ये वायलेट कलर है, बाकी सभी कलर तुमको इसके बीच में दिखाई देंगे। फिर अंदर क्या होता है ना, इस सरफेस पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये सभी के सभी कलर बाउंस बैक हो जाते हैं, और बाउंस बैक होने के बाद क्या होता है, फिर से इसका रिफ्लेक्शन होता है और ये बाहर निकलते हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, जब ऑब्जर्वर में ये सातों कलर जाता है तो ऑब्जर्वर की आंख उसको पीछे की तरफ भेजती है। जब पीछे भेजेगी ना भाई तो यहां पे तुमको रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है, सबसे ऊपर रेड कलर, सबसे नीचे वॉयलेट कलर। तो देख लो भाई, 3 स्टेप में रेनबो बनता है। सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। लाइट जो है वो पानी की बूंद में जाएगी, 7 कलर में टूटेगी। फिर क्या होगा दूसरे सरफेस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट ड्रॉप के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, कलर बाउंस बैक होगा। फिर क्या होगा, तीसरी बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन। जब लाइट बाहर आएगी, आंख उसको पीछे भेजेगा, तुमको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, रेनबो, विविग्योर। हमें विविग्योर दिखाई देता है भाई, सबसे ऊपर रेड कलर और सबसे नीचे वॉयलेट कलर। ट्रिक क्या है, RTR रूल। आर का मतलब क्या, रिफ्रैक्शन। टी का मतलब क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आर का मतलब क्या, फिर से रिफ्रैक्शन। इस तरीके से रेनबो बनता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या। ध्यान से देखो भाई, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। अब देखो होता क्या है ना भाई, कि जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर में डिवाइड होता है। ध्यान से देखो, जो ऊपर की लेयर होती है वो थिन एयर होती है, जो लोअर लेयर होता है वो डेंस एयर होता है। मतलब ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है भाई, डेंसिटी बढ़ती जाती है लेयर्स की। क्लियर है कि नहीं। अब देखो होता क्या है, जब स्टार से या किसी प्लेनेट से या किसी सन से जब लाइट निकलती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाती है, लगातार बेंड होती रहती है। और जब ऐसे बेंड होते 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 जब ये लाइट हमारे आंख में इंटर करती है तो आंख उस लाइट को पीछे की तरफ स्ट्रेट प्रोड्यूस करता है, और उसको ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये एक्चुअल में जहां पे है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है और ये एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या लिखा गया भाई, जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब हवा की लेयर से जब गुजरती है ना भाई वो, तो डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से वो बेंड होती जाती है। क्लियर है कि नहीं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ध्यान से देखो, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अपर लेयर। अपर लेयर क्या होता है भाई, तुम्हारा थिन होता है, पतला होता है, डेंसिटी कम होती है। लोअर लेयर ज्यादा डेंस होता है, लाइट लगातार थोड़ा थोड़ा क्या होता रहता है भाई, बेंड होता रहता है। क्लियर है कि नहीं। और देखो इस वाले फेनोमेना पे जो कॉमन एग्जांपल है, जो एग्जाम के फेवरेट है, वो क्या है, सनलाइट मतलब सनराइज और सनसेट। जैसे एडवांस सनराइज हो जाता है भाई और डिलेड सनसेट हो जाता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये तारे टिमटिमाते रहते हैं, ये जो स्टार का ट्विंकलिंग होता है, ये भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है भाई। आगे बढ़ते ध्यान से देखो, और किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट कैसे हो जाता है। अब देखो होता क्या है, होता यह है, अगर हम लोग बात करते हैं एडवांस सनराइज के बारे में तो क्या होगा, ध्यान से देखो, होगा ये कि अगर हमारा सन होराइजन के नीचे है, ये होराइजन लाइन है, इसके नीचे है, तो हमको ये दिखना नहीं चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब इसे लाइट निकलती है और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो लगातार बेंड होती रहती है, और बेंड होते 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 जब ये ऑब्जर्वर के आई में इंटर करती है तो ऑब्जर्वर उसको स्ट्रेट पीछे की तरफ भेजता है, और उसको जो सन है वो होराइजन के ऊपर दिखाई देता है। तो ये तुम्हारा एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है और ये तुम्हारा क्या है, एपरेंट पोजीशन ऑफ सन है। मतलब यहाँ पे सन जो है ना वो 2 मिनट पहले ही राइज होता हुआ हमको दिखता है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो भाई, अगर सनसेट के हम बारे में बात करते हैं तो सन हमारा होराइजन के नीचे चला जाता है, लेकिन उससे जब लाइट रेज निकलती है तो बेंड होते 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 जब ऑब्जर्वर क्या इंटर करती है, और ऑब्जर्वर जब उसको पीछे की तरफ स्ट्रेट प्रोड्यूस करता है तो उसको सन होराइजन के ऊपर दिखता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिससे होता क्या है कि 2 मिनट लेट तक हमको सन दिखाई देता है, तो सन से डिले हो जाता है और यहाँ पे सनराइज एडवांस में हो जाता है। तो क्या लिखा गया, ध्यान से देखो, सन एक्चुअल में होराइजन के नीचे होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सन हमको थोड़ा पहले दिख जाता है, और इसी को बोलते क्या हो, एडवांस सनराइज। अब देखो क्या बोल रहा है,
अगर डिलेड सनसेट के बारे में बात करोगे तो सन एक्चुअल में होराइजन के नीचे चला जाता है, लेकिन लाइट क्या होता है, हवा की लेयर में लगातार बेंड होता रहता है, इसीलिए सन थोड़ी देर तक हमको दिखता है। ये क्या कहलाता है, डिलेड सनसेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर ध्यान से देखो, ये सब होता ही क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर डिफरेंट डेंसिटी की होती है। ऊपर से नीचे आओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अपर एयर थिन होता है, लोअर एयर ज्यादा डेंस होता है। लाइट लगातार बेंड होती रहती है, जिससे सन अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमको ऊपर दिखता है, एक्चुअल से ऊपर दिखता है। यही तुम्हारा क्या होता है भाई, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे भाई किसके बारे में, कि तारे क्यों टिमटिमाते रहते, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। देखो होता क्या है, ये तुम्हारा स्टार है जो कि पॉइंट की तरह हमको दिखाई देता है। अब इससे जब लाइट रेज निकलती है और निकल करके जब हमारी आंख में इंटर करती है ना भाई, तो ये जो एटमॉस्फेयर के एयर होते हैं ना, ये हवा के प्रेरणा की वजह से लगातार कम ज्यादा होती रहती है। तो कभी हमारे आंख में ज्यादा लाइट रीच करता है और कभी हमारे आंख में कम लाइट रीच करता है। तो इसके वजह से हमको ये तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखते हैं। क्या लिखा है, ध्यान से देखो, स्टार ट्विंकल क्यों करता है, वो ट्विंकल करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेयर की हवा की लेयर लगातार चेंज होती रहती है, इसीलिए स्टार से आने वाली लाइट बार बार क्या होती है, बेंड होती है। कभी हमारी आंख में ज्यादा लाइट रीच करती है और कभी कम लाइट रीच करती है, इसीलिए हमको स्टार क्या होते हैं भाई, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना भाई? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तारे तो टिमटिमाते हैं, तारे तो ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लेनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। अब देखो होता क्या है, जो प्लेनेट होते हैं, देखो ये तुम्हारा अर्थ है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या अर्थ है और इसके अगल बगल प्लेनेट है। तो प्लेनेट जो है ना, ये प्लेनेट अर्थ के बहुत नजदीक होते, स्टार तो बहुत दूर होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर ये नजदीक होंगे तो प्लेनेट एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। क्या लिखा गया है, प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेनेट अर्थ के काफी पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, जो बहुत सारे पॉइंट से लाइट हमारे पास भेजते हैं। अब क्या लिखा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से लाइट बेंड तो होती है, लेकिन प्लेनेट की लाइट अलग अलग पॉइंट से आती है, क्योंकि प्लेनेट बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, अगर किसी एक रे का इफेक्ट कम हो जाता है, अगर इस पॉइंट से जो लाइट जा रही है उसका इफेक्ट कम हो गया, तो दूसरे वाला उसको मेंटेन कर लेता है। क्लियर है कि नहीं? तो दूसरी रे उसे कवर कर लेती है, इसीलिए हमको प्लेनेट लगातार एक बराबर साइन करता हुआ दिखता है और वो टिमटिमाता नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में, कि होता क्या है। अब देखो, अगर टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो जैसे मान लो कि अगर लाइट रेज आ रही है, मान लो अगर हमारा रूम है, रूम में विंडो है और उससे लाइट रेज हमारे रूम में इंटर कर रही है, तो हमारे रूम के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जिनका साइज सिग्निफिकेंट होता है, तो जब वो लाइट उससे जाके टकराते हैं, तो टकराने के बाद वो लाइट स्केटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, स्केटर हो जाते हैं, जिससे उनका पाथ विजिबल हो जाता है, और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखो क्या लिखा गया है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से या डस्ट या स्मोक पार्टिकल से टकराती है तो स्केटर हो जाती है, और लाइट का पाथ क्या होता है भाई, विजिबल हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे यहां पे तुम ध्यान से देखो भाई, जो एग्जाम का फेवरेट है वो क्या है, प्रोजेक्टर बीम, जो सिनेमा हॉल में उसका पाथ तुमको दिखाई देता है, तुम देखे होगे भाई। ठीक है, और सनलाइट जब फॉग से पास करता है, जब धुंध से पास करता है, तो भी उसका पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। तुम ध्यान से देख लो, यहाँ पे ये प्रोजेक्टर स्क्रीन है और यहाँ से प्रोजेक्टर की लाइट जा रही है, और तुम ध्यान से देखोगे तो उसका पाथ यहाँ पे क्या है, तुमको विजिबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो स्केटर हो गया है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो भाई, अगर यहां ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे धुंध है, पूरा फॉग छाया हुआ है, और जब इसमें लाइट रेज इंटर कर रही है फॉरेस्ट के कैनोपी से, तो तुमको वहां पे उसका पाथ विजिबल दिखाई दे रहा, पूरा बढ़िया से दिखाई दे रहा लाइट का पाथ, और इसी को तुम क्या बोलते हो, टिंडल इफेक्ट बोलते हो भाई। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं और इसके बेसिस पे कुछ फेनोमेना के बारे में बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। और वो एग्जांपल ये है कि हमको जो है स्काई ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है, स्काई लाल क्यों नहीं दिखाई देता है,
क्यों हमको नीला कलर का स्काई दिखाई देता, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखो होता क्या है, होता ये है ना कि जब सन से लाइट रेज निकलती है तो हम सबको मालूम है कि सन की लाइट व्हाइट लाइट कहलाती है, उसमें 7 कलर होते हैं। अब देखो होता क्या है, जब वो व्हाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल होते हैं, फॉग के पार्टिकल होते हैं, डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब इसमें लाइट इंटर करती है तो वो उन पार्टिकल से टकराती है, और टकराने के बाद क्या होता है ना भाई कि वो डिस्पर्स हो जाती है, वो अपने 7 कलर में टूट जाती है, और साथ में स्कैटरिंग भी वहां पे होता है। एक बात ध्यान से देखना, अगर तुम बात करते हो किसके बारे में, अगर तुम विबग्योर के बारे में बात करते हो भाई, किसके बारे में बात करते हो, विबग्योर के बारे में बात करते हो, तो सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर का होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा इंडिगो का, और थोड़ा सा ज्यादा ब्लू का, मतलब इन तीनों का वेवलेंथ बहुत कम होता है। अब ध्यान से देखना, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाते हैं, फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, इन सब का वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये फैलते नहीं जल्दी, जल्दी स्कैटर नहीं होते हैं, ये बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो होता क्या है, जब यहां से व्हाइट लाइट आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, पार्टिकल से टकराती है, स्कैटर होती है, तो उसमें जो विब होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये पूरा फैल जाता है, और बाकी के जो कलर्स है ना वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये जो कलर अर्थ तक पहुंचे, ये तो पहुंचते ही हैं, लेकिन पूरे आकाश में कौन सा कलर छाया वो दिखाई देता है, ब्लू कलर। इसीलिए हमको पूरा स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते देखो, यहां पे लिखा क्या गया है, सनलाइट एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, एयर के मॉलिक्यूल शॉर्ट वेवलेंथ लाइट को, जैसे ब्लू कलर को, ज्यादा स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए हमें हर डायरेक्शन से ब्लू लाइट ही ज्यादा दिखाई देता है, इसीलिए हमको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। क्लियर है ना भाई? आगे बढ़ो और हम बात करते हैं, व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क टू अ पैसेंजर एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब जो पैसेंजर हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं उनको स्काई डार्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो सन के जो लाइट है वो उसे टकरा ही नहीं पाएंगे, उनकी स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। जब स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी तो हमको स्काई कैसा दिखाई देगा भाई, डार्क दिखाई देगा। डार्क क्या लिखा है, जब पैसेंजर प्लेन में हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं तो वहां एयर के मॉलिक्यूल ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसीलिए क्या होता है, सनलाइट का स्कैटरिंग बहुत ही कम होता है, या फिर होता ही नहीं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग नहीं होने की वजह से स्काई कैसा दिखाई देता है, डार्क या ब्लैकिश दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना भाई? अब क्या लिखा गया है, वाई इज द डेंजर सिग्नल रेड। डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों होता है तुमको मालूम है भाई? देखो होता क्या है, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा। अब देखो, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग क्या हो जाती है भाई, इसकी स्कैटरिंग बहुत कम हो जाती है। क्या लिखा गया ध्यान से देखो, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो क्या होता है, इसीलिए रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, वेवलेंथ ज्यादा स्कैटरिंग कम। अब ध्यान से देखो, जो फॉग होता है, जो स्मोक होता है, जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, इन सब से भी जो रेड लाइट है वो पार करके हमको बहुत दूर से दिख जाता है। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए जो डेंजर सिग्नल होते हैं, जो खतरनाक सिग्नल होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, वो देखो ये लाल कलर से बना, लाल कलर से, ताकि वो तुमको दिखे, बहुत दूर से ही दिख जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो ये इसके बारे में हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरे चैप्टर का रिवीजन एक्सप्रेस देखने के बाद मैं तुम्हारे लिए 2 एमसीक्यू लेकर के आया हूं। एक एमसीक्यू ये है, इस पे स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और एक एमसीक्यू ये है। तुम इन दोनों एमसीक्यूज का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, हम तुम्हारा वहां इंतजार करेंगे भाई। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज के फिजिक्स का फंडा। अगर कहीं अटके हो या लगता है कि भैया ये टॉपिक नहीं समझ आया, तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं खुद आंसर करूंगा, टेंशन मत लो। और हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा हो तो तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई, अभी के अभी 2-4 न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड खुद सॉल्व करो। और एक बात और, जो चीज आपको इजी लगी, शायद वो किसी और को टफ लगे, तो एक छोटा गेस्चर करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं हूं अमन भैया, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ।
तब तक प्रैक्टिस करते रहो और फिजिक्स से दोस्ती बनाते रहो।